लॉर्ड बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। क्या हो गया शेखरू, किस बात पे इतना गुस्से में अरे हो? कोरोना की वजह से बंदरू, कोरोना की वजह से जज साहब ने धमकी दे दी है कि अगर 2 मई को काउंटिंग वाले दिन कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया तो हम काउंटिंग पर रोक लगा देंगे। प्लीज मदद करवाओ, मम्मी एडमिट है, प्लीज मदद करवाओ। जब से रात से परसों 12:30 बजे जब से यहाँ से गई, जब से कोई बात नहीं हुई है। বারবার বলছি তুমি ইলেকশনটা ক্ল্যাব করো, এবং ক্লাব করা ইলেকশন সুপ্রিম কোর্টের একটা রুলিং আছে, কিছুতেই শুনলো না। জবাব তো দিতে হবে, এবং জবাব দেওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদী তোমাকে আমরা কাঠগোড়ায় দাঁড় করাচ্ছি। आजकल हर जगह प्रोटोकॉल ही छाया हुआ है। पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रोटोकॉल का खेला हो गया, और आज चुनाव आयोग के साथ प्रोटोकॉल खेला हो गया। प्रोटोकॉल खेला मतलब ये बंदरू की जज साहब ने वार्निंग देते हुए कह दिया है कि हमें 30 अप्रैल को पूरा प्लान बनाकर दीजिए कि काउंटिंग के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जाएगा, नहीं तो शेखू पहले ये तो बताओ कौन से जज साहब, कहां के जज साहब? मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब बंदरू, चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी। चीफ जस्टिस साहब ने चुनाव आयोग को ऐसी बातें सुनाई हैं, ऐसी बातें सुनाई है कि चुनाव आयोग के अधिकारी अब अपनी बगले झांक रहे होंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों को डांट पिलाई है, उससे तो यही लगता है कि ये अधिकारी थोड़ा चेतेंगे, लेकिन पता नहीं उनका ये क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ये समझ में नहीं आता। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कह दिया कि आपने ऐसा काम किया है जिसके लिए आपके अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और तो और जज साहब ने चुनाव आयोग से यह भी पूछ लिया, कौन गोला के प्राणी हो भैया, ई गोला के तो लगते नहीं हो। जज साहब ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तब आप किसी दूसरे ग्रह पे थे क्या? जय बांग्ला, जय बांग्ला। ओ आदरणीय दीदी, ये क्या है, ये क्या है? जय श्री राम। यानी कुल मिला के मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों की आज जमकर क्लास ली है। तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट के लिए मतगणना को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कोरोना की सेकेंड वेव के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है चुनाव आयोग। यानी चुनाव के 8 चरणों के चक्कर में चुनाव आयोग वाले कोरोना के दूसरे चरण को भूल ही गए। प्लीज मदद करवाओ, मम्मी एडमिट है, प्लीज मदद करवाओ। जब से रात से परसों 12:30 बजे जब से यहाँ से गई, जब से कोई बात नहीं हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी जज साहब ने शेखू। हां, बात तो बहुत बड़ी कह दी बंदरू, लेकिन क्या चुनाव आयोग के अधिकारी चेतेंगे? अब देखो ना, देश में कोरोना का इतना प्रकोप चल रहा है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का 7वां चरण आज संपन्न हुआ और अभी भी एक चरण और बाकी है। कई एजेंसियां ये चेतावनी दे रही थी कि देश में कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो सकता है जो पहले वाले से बहुत भयानक होगा। लेकिन आयोग के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को इतना लंबा खींच दिया कि पता ही नहीं चल रहा है कि चुनाव का ओर कहां है और छोर कहां है। किसी भले मानुस के समझ में नहीं आएगा कि आयोग आखिर चाहता क्या है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पता है ना बंदरू? ये तो मुझे पता है शेखरू, लेकिन ये तुम किसके लिए बोल रहे हो? ममता दीदी के लिए। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की क्लास लगाई, इधर ममता दीदी ने अपनी बात दोहराई।
খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপির ক্যাম্পেনিং শেষ মানে সবার ক্যাম্পেনিং শেষ, কাউকে করতে দেবে না। কতবার ইলেকশন কমিশনকে বলে হয়েছে, কোনো কিচ্ছু নেই, বেচারা বিজেপি যা বলবে তাই করবে, এই চলছে। मद्रास हाईकोर्ट ने आज चुनाव आयोग पर जो फैसला सुनाया है, ममता दीदी ने उस फैसले का स्वागत किया है, दिल खोलकर स्वागत किया है, जिगर खोलकर स्वागत किया है, स्वैग से किया है सबका स्वागत। বারবার বলছি তুমি ইলেকশনটা ক্ল্যাব করো, এবং ক্লাব করা ইলেকশন সুপ্রিম কোর্টের একটা রুলিং আছে, কিছুতেই শুনলো না। यानी दीदी ने मौका पाते ही अपने सारे आरोपों को एक साथ रिवाइंड करके चला दिया। स्टॉप, पॉज, प्ले। যেই বললো আমি আজ থেকে মিটিং করছি না, ব্যাট ইলেকশন কমিশন বেরিয়ে গেল আয়না, আয়না বেরিয়ে গিয়ে বললো ময়নার মতো যে ঠিক আছে আর ক্যাম্পেনিং করা যাবে না, আর ক্যাম্পেনিং করা যাবে না। অর্থাৎ বিজেপির ক্যাম্পেনিং শেষ মানে সবার ক্যাম্পেনিং শেষ, কাউকে করতে দেবে না। ये तो आपको पता ही है कि ममता दीदी के ये आरोप वाली पिक्चर तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल की एंट्री न हो। আমি ইলেকশন কমিশনকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছি কোভিড বাড়াবার জন্য। তার কারণ এখনো পর্যন্ত বলছি ওদের উইথড্র করো, সেন্ট্রাল ফোর্সের কি দরকার? আর যখন বিজেপি কি বলছে ইসকো হটাও হটা দো, উসকো হটাও হটা দো, এবার কিন্তু আমি ছেড়ে কথা বলবো না, এবার আমি যাবই যাব। और पता है बंदरू, ये दीदी की पिक्चर चल कहां रही है और इस पिक्चर का नाम क्या है? कहाँ पर और उस फिल्म का क्या नाम है चेकू? ये पिक्चर चल रही है कोलकाता के मिनर्वा थिएटर में और इस पिक्चर का नाम है दीदी का बदला। লজ্জা করে না? তখন নরেন্দ্র মোদী বলে বেড়াচ্ছে আত্মনির্ভর ভারত হবে। আত্মনির্ভর কিসে হবে? এই ইলেকশন কমিশনকে, এদের কোনো ক্রেডিবিলিটি নেই। দে হ্যাভ অনলি ক্রেডিবিলিটি, দে আর দ্য বিজেপি স্পোক্স পারসন। কতবার ইলেকশন কমিশনকে বলে হয়েছে, কোনো কিচ্ছু নেই, বেচারা বিজেপি যা বলবে তাই করবে, এই চলছে। আজকে ইঞ্জেকশন কেনার টাকা নেই, অক্সিজেন কেনার টাকা নেই, অথচ ইলেকশন পারপাসে দেখুন কোটি কোটি টাকা খরচা করছে। असल में रोड शो और रैलियों पर बैन लगने के बाद दीदी कोलकाता के मिनर्वा थिएटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं की वर्चुअल मीटिंग भी ले रही हैं। यानी 2 in 1 काम कर रही ना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2 in 1 नहीं बल्कि 3 in 1। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी हो रही है, मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और वोटर्स के लिए वर्चुअल रैली भी हो रही है ना कमाल? और दीदी अकेले कमाल नहीं कर रही, दीदी के पार्टी के दूसरे नेता भी कमाल हैं। शिकरू किस नेता की बात कर रहे हो? नुसरत जहां की, टीएमसी की सांसद और ममता दीदी के बेहद करीबी नुसरत जहां ने भी दीदी के सुर में सुर मिलाते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, भालो सुर भालो। Why was EC sleeping all this while? Why did not EC come up with something like this where campaigns should not be done for the entire length? Why all of a sudden when PM decided that no, we should not do it? So EC probably listens to PM and HM more than anybody else. हम यहां किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हमने सबकी पोल खोली और हमेशा खोलते रहेंगे। क्यों बंदरू? सबकी खोली है, सबकी खोलेंगे। लेकिन जिन लोगों की हम पोल खोलते हैं उनमें सिर्फ राजनीतिक दल या उनके नेता ही शामिल नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारी भी अगर ऐसा कुछ अनुचित करेंगे तो हम उनकी पोल खोलने से हिचकेंगे नहीं। लेकिन यह भी सच है कि आज कोरोना के इन हालात के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ उन राजनीतिक दलों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जो अपनी रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, है कि नहीं बंधु? बिल्कुल है। इन सब की लापरवाहियों का ही नतीजा है कि आज कोलकाता में कोरोना टेस्ट कराने वाला हर दूसरा शख्स पॉजिटिव निकल रहा है। और कोरोना की चपेट में अब एक के बाद एक बड़े बड़े नेता भी आते जा रहे हैं। खबर मिली है कि आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को भी फिर से कोरोना हो गया और बाबुल की पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई। आपको बता दें कि बाबुल के विधानसभा क्षेत्र आसनसोल में आज ही वोटिंग भी हुई है। आपको दिखाते हैं वहां का हाल।
और ये देखिए इनकी भूमिका सबसे अहम है। ये एक एक के पास जाकर ये दीदी जा रही हैं। देखिए इनके हाथ में ये पहले तो सैनिटाइजर दे रही हैं लोगों को, मास्क भी दे रही हैं, ग्लव्स भी दे रही हैं। ये जरूरी है, इनकी भूमिका सबसे अहम है। और मैं तो कहता हूँ आप दूसरे हाथ में भी दीदी, दूसरे हाथ में भी आप अपना ग्लव्स ये लगा लीजिए। एक में अरे बोला है, लेकिन बोलने से क्या होता है? आप अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरे लोगों का कोरोना से बचाव कर रही हैं मैडम, लेकिन अपना भी तो बचाव कीजिए ना, अपना भी तो ख्याल रखिए ना। एक हाथ को सेफ रखने से काम नहीं ना चलेगा। चुनाव आयोग के जैसे आधा अधूरा काम मत कीजिए ना। इसीलिए हाई कोर्ट से रोज डांट खानी पड़ रही है कि नहीं? काली मिर्च के साथ अजवाइन को मिला लें, फिर उसके साथ तुलसी के पत्ते को पीसकर। ये क्या पढ़ रहे हो शेखरू? कोरोना से बचने का नुस्खा है बंदरू। आपके पास भी ऐसे मैसेजेस आते होंगे ना कि कोरोना से बचना है तो नीम की पत्ती और अदरक का काढ़ा पी लो। पर मुझे तो नहीं आते ऐसे मैसेजेस शेखरू। भाई अदरक को लेकर तुम्हारे पास कोई मैसेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम्हारी नहीं बंदरू, दर्शकों की बात कर रहा हूं। उन्हें ये मैसेजेस भी आते होंगे कि अजवाइन और कपूर की पोटली बांधकर घर से बाहर निकलिए और उसे बार बार सूंघते रहिए, इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। रोज कच्चा प्याज और लहसुन खाते रहिए, इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो क्या लोग मान रहे हैं ऐसे नुस्खों को? बिल्कुल मान रहे हैं। आखिर वो भी क्या करें? अस्पतालों की हालत हम देख ही रहे हैं। पूरा सिस्टम चरमरा गया है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयों की कितनी कमी पड़ गई। हालत यह हो गई है कि लगता है देश लगभग 200 साल के पहले उस दौर में पहुंच गया है जब न हमारे यहां ढंग के डॉक्टर्स थे, न अस्पताल। दादी नानी के नुस्खों से इलाज होते थे। हम फिर से वहीं आ गए हैं बंदरू, जब हम तुम हुआ करते थे। ये कहां आ गए हम चलते चलते? कहां आ गए? दरअसल कहीं आए नहीं, वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। कम से कम मेडिकल फैसिलिटी के मामले में तो आज की तारीख में यही लगता है। और हमारे नेता, लगता है वो इस संकट से कुछ सीखने को तैयार ही नहीं। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के आईटी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय के इस ट्वीट को ही देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर में आईटीबीपी द्वारा संचालित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। सवाल ये है कि इस सेंटर में उनका क्या योगदान है सिवाय फोटो खिंचाने के? क्या ये बेहतर नहीं होता कि समय खर्च करने के बजाय वो एक और विज्ञापन की शूटिंग करते? पढ़ लिया आपने? ठीक से पढ़ लिया? मालवीय जी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स की ओर से बने एक कोविड अस्पताल को देखने सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि उनको एक फोटो खिंचवाने का अवसर दिख रहा था। यानी वो मीडिया में अपना प्रचार चाहते हैं। मालवीय जी, आप तो एक राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हैं, क्या यह सब आपको शोभा देता? मानता हूं कि केजरीवाल जी भी राजनीतिक खेल खेलते हैं, हम इसके लिए उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं। एक कांग्रेस के अजय माकन जी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने 880 करोड़ से ज्यादा रुपए प्रचार में खर्च कर दिए और कोरोना की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। क्या यह सब आज कहने की बात है? आज कहने की बात है क्या यह सब बंदरू? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विदेशी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि भारत में कोरोना को लेकर सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। देख लिया आपने? यह हाल है, लेकिन एक पार्टी को क्या कहें? सभी पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने में लगी हैं और जनता या तो हल्दी, अजवाइन, अदरक और कपूर के हवाले है या फिर योगासन के सहारे। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। देखा बंदरू, लोगों को वैक्सीन की सुई तो आसानी से लग नहीं रही, लेकिन वैक्सीन की खबरों की सुई जरूर लग रही। वैक्सीन की खबरों की सुई, ये क्या बात हुई शेखरू? यही बात हुई बंदरू की वैक्सीन से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खबरें मिल रही।
देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रोज अलग अलग ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारे यहां वैक्सीन फलां तारीख से लगना शुरू हो जाएगा, ढिमकाना उम्र के लोगों को लगेगी, फलां उम्र के लोगों को फ्री में लगेगी, ढिमकाना उम्र के लोगों को पैसे में लगेगी। सांस ले लो आराम से शेखरू, आराम से। अरे क्या आराम से? आराम कहां करने दे रहे हैं हमारे नेतागण। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया, लीजिए सुनिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। सुना आपने? प्लान तैयार किया जा रहा है, अच्छी बात है। बस दिक्कत यह है कि उनकी प्लानिंग कोरोना के प्लान से बहुत पीछे चल रही है। एट एवरी स्टेप कोरोना इज ओवरटेकिंग देम, लेकिन दूसरी प्लानिंग बिल्कुल सही टाइम पे चल रही है। ये देखिए, वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। केजरीवाल ने यह आरोप लगाया तो संबित पात्रा भला कैसे पीछे रहे थे? वो भी अपने चुभने वाली सुई, निशाना लगाने वाली, उसे लेकर मैदान में कूद पड़े और कूदते ही लगा दी। अगर वैक्सीन वहां लग रहे हैं आज, तो केंद्र ने कोई अपना कोटा हाथ में पकड़ के नहीं रखा हुआ है, राज्यों को दिया हुआ है और राज्य वनरेबल को, जो गरीब है, उनको लग रही है, केंद्र की तरफ से ही लग रहा है। इसलिए केंद्र और राज्यों को अलग अलग करके देखने की ये जो बात हम कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाइए। संबित पात्रा यहीं नहीं रुके, हमेशा की तरह आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। छोटी छोटी राजनीति के लिए हम ये भिड़ंत ना करवाएं। जो भी केंद्र सरकार का है वो आप ही का तो है, वो आप ही का तो है, वो राज्य सरकार का ही तो है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग पे लेके जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि राज्यों को वंचित किया जा रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है। केवल और केवल जनता जनार्दन कैसे वैक्सीनेट हो सके, उसी की चिंता करनी है। देख लिया आपने, ये खेला चल रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। ये वैक्सीन का मामला है हमारे सम्मानित आदरणीय नेतागणों। इसलिए हम आप सभी दलों के नेताओं से गुजारिश करते हैं कि कोरोना के इस भयावह संकट को देखते हुए वैक्सीन और उसकी कीमत को लेकर जितने भी भ्रम, मतभेद, दिक्कतें हैं, उन सबको मिल बैठकर दूर कर लीजिए प्लीज, ताकि सभी जरूरतमंदों को आसानी से और सस्ती वैक्सीन मिल जाए। हमारी इतनी अरदास तो सुन लेंगे ना आप? तो इलेक्शन करेगा, कोरोना से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे, हमको दीवाना कहे, अजी हम तो इलेक्शन करेगा। कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हो शेखरू? यूपी के पंचायत इलेक्शन की। यूपी में कोरोना के प्रकोप के बीच आज पंचायत चुनावों के तीसरे चरण की वोटिंग हुई और इस वोटिंग में कोरोना की गाइडलाइंस के साथ कैसा सलूक हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। यह है कासगंज का हाल, जहां लोग लाइन तो लगाए हैं, लाइन बराबर लगाए हैं, लेकिन लाइन के बीच में कितनी दूरी रखनी है, 2 गज की या 2 इंच की, यह भूल गए हैं शायद। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग से पूरा डिस्टेंसिंग बना लिया। गजब है। इनको देखिए, मास्क नीचे खिसका के आगे झांक रहे। भाई साहब, नाक से देखते हैं कि आंख से देखते हैं आप? मजेदार बात यह है कि अगर इन लोगों में से किसी को दुर्भाग्य से कोरोना हो गया और दुर्भाग्य से उसे इलाज में कोई परेशानी हुई और दुर्भाग्य से उसने उसका फोटो या वीडियो
सोशल मीडिया पे डाल दिया तो उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है। जी ठीक सुना आपने, यूपी में ऐसा एक फरमान आया, यानी बेचारा सेहत से तो हाथ धोएगा ही धोएगा, संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।